हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे आज का चैप्टर का कॉन्सेप्ट को, जानेंगे कि ये चैप्टर कहता क्या है, किसके बारे में कहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, वो मैं इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम समझते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। मीन्स यहाँ पर एक वर्ड आया है, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, लीनियर। लीनियर मीन्स होता क्या है, लीनियर मीन्स डिग्री 1। ठीक है, लीनियर मीन्स होता है डिग्री 1। मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन का अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वेरिएबल का डिग्री अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ x टू दी पावर 1 है, y टू दी पावर 1 है और z टू दी पावर 1 है। मीन्स इसके डिग्री 1 है और डिग्री 1 को ही हम लोग बोलते हैं लीनियर। ठीक है, वो किसी भी वेरिएबल कितना भी हो सकता है। अभी मैंने 3 वेरिएबल लिया, हो सके 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वेरिएबल का डिग्री 1 है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिग्री 1 रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है दैट इज इक्वेशन। ठीक है, दैट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन अब हम लोग किसको कहेंगे, क्या इस वाले टर्म को या इस वाले टर्म को हम लोग इक्वेशन कह सकते हैं? तो नहीं, इसको हम लोग इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू का साइन आता है, इज इक्वल टू कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू का जब भी साइन हो, इज इक्वल टू का जब भी साइन हो, तब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि एक इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर मीन्स डिग्री 1 होना चाहिए वेरिएबल का, और इक्वेशन मीन्स इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, इन टू वेरिएबल, यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे, ऐसा बता दिया गया है कि यहाँ पर जो है वो वेरिएबल क्या होंगे, 2 होंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू चेंज करें। मीन्स इस क्वेश्चन में अगर हम x की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू जो भी होगी वो कुछ भी होगी, मान लेते हैं कुछ भी होगी, a होगी, कुछ भी वैल्यू a होगी। ठीक है, मान लीजिए। तो इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर वैल्यू चेंज कर जाएगा x का। ठीक है, तो वैल्यू जो चेंज करे, जो जिसका वैल्यू वेरी करे, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स यहाँ पर 2 वेरिएबल हो सकता है, मीन्स एक्स वाई, कुछ भी एम एन, ठीक है, यू भी, इस तरह करके हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे। मीन्स फुल चैप्टर का थीम क्या है, मीन्स लीनियर मीन्स डिग्री 1, इक्वेशन होना चाहिए और 2 वेरिएबल। मीन्स इस तरह का फॉर्म में रहेगा। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो मीन्स इस तरीके से फॉर्म में रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर हमको कोई भी इक्वेशन दिखता है तो मीन्स हम लोग समझ जाएंगे कि डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, इज इक्वल टू का साइन है, मीन्स इक्वेशन है, और यहाँ पर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कोई इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर का नेम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको हम लोग एक तरह से अगर कोई पूछ दे कि डिफाइन इसको कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोग डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। तो कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एन इक्वेशन in the form of an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0। एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हम लोग को दिखे, ax plus by plus c is equal to 0। here या where लिख सकते हैं, where ये यहाँ पर a जो है, a is not equal to 0 और b भी इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म ही पूरा 0 होगा और ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, कांस्टेंट बच जाएगा। इसलिए ऐसा बोला गया है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। और कुछ बातें बोले गए हैं, क्या बोले गए हैं, a b and c आर रियल नंबर। ए बी और सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, ए बी सी आर रियल नंबर।
रियल नंबर मीन्स हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनल वाले भी नंबर आ सकते हैं एक ही जगह और इरेशनल वाले भी नंबर। ठीक है, तो ये बातें थी कि अगर हमको डिफाइन करने मिल जाए तो किस तरह करेंगे, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर। ठीक है, आर रियल नंबर इज कॉल्ड या इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक बात और हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हेयर x एंड y आर वेरिएबल, लेकिन इतना भी लिख देंगे बहुत है। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर वेरिएबल को हम दिखा दे रहे हैं, x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो सिर्फ चैप्टर का थीम था, एक तरह से बोले चैप्टर का नेम था जिसको हम लोग डिफाइन किए। इसमें आएगा किस तरह का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, मान लेते हैं वो a1x है, b1y है प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल था, एक इक्वेशन देगा और एक और इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन मिलेगा यहाँ, जिसको हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरह का आपको दो इक्वेशन दे देगा, या तो डायरेक्ट फॉर्म में देगा या तो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में देगा। दो तरह का फॉर्म में दे सकता है, या तो डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा या तो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में देगा। तो दोनों फॉर्म में आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या क्या हमारे पास मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, कि क्या क्या मेथड है। आज मैं सॉल्व करने नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्या क्या मेथड है, किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या क्या मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऑलमोस्ट या मेनली कह सकते हैं दो मेथड है जो मेन बोर्ड है, मेजर दो मेथड, और दो मेथड के अंदर आएंगे टाइप्स। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड नाम से ही क्लियर है, मीन्स ग्राफ बना के हम लोग वहां पर x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स सॉल्व करने मिलेगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्व करने मिला है, मीन्स x और y का वैल्यू फाइंड करने मिला है। तो पहला मेथड जो मैंने मेन मेथड बताया वो ग्राफिकल मेथड है। दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में भी उसमें टाइप्स आएंगे। ठीक है, तीन तरह का टाइप्स अलजेब्रिक मेथड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और ग्राफिकल जब हम लोग सॉल्व आएंगे तो इसमें भी तीन तरह का आएगा। ठीक है, तीन तरह का क्या आएगा, केस आएंगे, तीन तरह का केस आएंगे। तीनों केस को अभी मैं डिफाइन करूंगा कि किस तरह का केस आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केस 1, केस 2 और ये हो गया केस 3। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन केस आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3। और अलजेब्रिक मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास तीन मेथड है, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और लास्ट तीसरा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में क्या क्या मेथड है, तीन मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ग्राफिकल मेथड में तीन केस आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3।
तो केस 1 केस 2 केस 3 क्या होंगे वो तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इस पे डिपेंड जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये इजी मेथड है, ठीक है। और ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि केस 1 केस 2 और केस 3 क्या करता है, ठीक है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी क्या आएंगे जो हम लोग ने केस 1 केस 2 केस 3 में बांट दिया है ग्राफिकल मेथड में। और इसको हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और उससे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है और उससे कैसे सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं केस 1 केस 2 और केस 3 क्या होता है, ठीक है। एक तरह से बोले तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट मिलेगी। तो ग्राफिकल मेथड में केस 1 में क्या होगा, देखिए लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर जिसका डिग्री 1 हो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉलिनोमियल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि किस तरह के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो लीनियर में अभी याद रखेंगे कि स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन आपको मिलेगा, दो इक्वेशन की मदद से ही हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो दो इक्वेशन मिलेगा ना, तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है। तो वही अब मैं लिख रहा हूँ केस 1 में कि लाइन L1, ठीक है, लाइन L1 एंड लाइन L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। केस 1 में क्या होगा कि जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, दो जो हम लोग को गिवन में दिया गया रहेगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है, तो वो दो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो हम पहला केस क्या बोल रहे हैं, लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट ईच अदर, मींस कहीं पर काटेगा, ठीक है, अगर केस 1 का बात करें तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ में जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसा कि हम लोग पहले भी प्लॉट करते हैं, यहाँ से क्या करते थे हम लोग, पहले याद होगा कि y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में निकाल देते थे y, फिर क्या करते थे x का वैल्यू पुट करते थे, टेबल बनाते थे और टेबल से हम लोग क्या करते थे, ग्राफ का फॉर्मेशन करते थे। सेम उसी तरह करना है इसमें भी। तो हम लोग क्या बोले, लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट इधर, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन L1 है और लाइन L2 ये लाइन L2 किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वही बात होगा कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। केस 1 अगर वाला केस 1 का केस आता है सॉल्व करने पर तो क्या होगा कि किसी पॉइंट पे लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, P, और यहाँ पर हमको मिला अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या मिला, मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू मिला। जब यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे, तो यहाँ पर का जो भी वैल्यू होगा, मान लेते हैं इतने दूर का वैल्यू क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू अल्फा और इधर से इतना दूर वाई का वैल्यू क्या है, बीटा, ठीक है। तो उसको ही हम लोग बोल दिए कि अल्फा और बीटा क्या है, एक्स और वाई का मिल गया, मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर मिल गया हमको अल्फा और बीटा। मीन्स लाइन जब L1 और L2 इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, यहाँ से हम लोग को x और y का वैल्यू मिलेगा। मीन्स सिर्फ हम लोग को एक ही जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स एक ही x और एक ही y का ऐसा वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लेता हूं मैं ये इक्वेशन है 2x + 5y = 6, ये है हमारा इक्वेशन, ठीक है। और एक और कोई भी इक्वेशन मान लेता हूँ 3x + 2y = 0। इस तरह का मेरे पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हो सके ये क्या कैसा वाला केस होगा, केस 1 वाला होगा कि जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, लाइन L1 और लाइन L2 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू मिलेगा x और y का जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मींस जब हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों इक्वेशन में बैठाएंगे LHS = RHS आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाई करेगा, मींस एक ही ऐसा वैल्यू मिलेगा x और y का। मान लेते हैं x और y का वैल्यू यहाँ पर मिल गया हम लोग को 5 और 4, इस तरह करके मिल गया, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, ठीक है। तो यही दो मीन्स यही एक ऐसा वैल्यू है x का 5 और y का 4 जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। एक ही वैल्यू है,
इसीलिए इस केस को हम लोगों ने नाम दे दिया यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन मींस एक ही सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक ही एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, सिर्फ सिंगल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। केस वन में इस टाइप का हो सके फिगर बने, जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का फिगर बने, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है और यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब सिस्टम की बात करते हैं। एक टर्म आया दैट इज सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है? अगर हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू मिल रहा है तो वैसे सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट मीन्स जहां पर एक्स और वाई का वैल्यू मिले वैसा सिस्टम को हम लोग क्या कह रहे हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग केस 2 में आते हैं। ठीक है, केस 2 में आते हैं कि केस 2 में क्या मिलेगा हम लोग को। केस 2 तो केस 2 में क्या बोल रहा हूं मैं? उस समय था लाइन L1 और L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। इसमें क्या बोलेंगे? लाइन L1 एंड लाइन L2 coincide each other, coincide each other। coincide each other, coincide each other means coincide मतलब होता है ओवरलैप कर जाना, एक के ऊपर एक चढ़ जाना, ओवरलैपिंग को बोलते हैं हम लोग। coincide कर गया। ठीक है, तो लाइन L1 और L2 मान लेते हैं ये हमारा कोई ग्राफ है जिसमें ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो सके। अब क्या हुआ कि लाइन जब हम लोग इसको यहाँ पर टेबल बनाएंगे और टेबल बना के जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को एक लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन L1, और इसी के जब हम लोग लाइन L2 बना रहे हैं मीन्स यहाँ से जब दूसरे इक्वेशन से जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? दूसरा लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा मीन्स लाइन 1 के ऊपर लाइन 2 इस तरह करके ओवरलैप दिखेगा आपको। तो ओवरलैप हुआ तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन L1 एंड L2 coincide each other। coincide each other मीन्स ओवरलैप कर जा रहा है। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैल्यू है, हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट में एक्स और वाई का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही जगह इंटरसेक्ट किया था लेकिन यहाँ पूरे लाइन पर ही ओवरलैप है। मीन्स एक्स और वाई का इतने सारे वैल्यू है, बहुत सारे वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। मीन्स एक्स का बहुत वैल्यू है और वाई का भी बहुत वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई कर जाएगा मीन्स जब LHS में पुट करेंगे तो वो RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने मीन्स नाम दिया गया, इनका क्या दिया गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, केस 2 का क्या नाम दिया गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। केस 1 में क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, एक ही वैल्यू मिला था। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और बहुत कोई इसको मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। तो ये था केस 2। हो सके आप जब क्वेश्चन बनाओ तो आपको ये केस ना मिले, लाइन में L1 और L2 इंटरसेक्ट ना करें, लेकिन इस तरह का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, और ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन्स एक्स और वाई का हम लोग को वैल्यू मिल रहा है और जहाँ पर वैल्यू मिलता है वैसे सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब केस 1 और केस 2 हो गया। अब केस 3 भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, केस 3 अब हम लोग का क्या करता है? मीन्स ग्राफ बनाएंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और केस 3 में क्या होगा? 3 तरह के ग्राफ का फॉर्मेशन होगा, वही तीनों ग्राफ को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और तीसरा में क्या होगा? लाइन L1 एंड L2 पैरेलल ईच अदर, पैरेलल ईच अदर। लाइन L1 एंड L2 पैरेलल ईच अदर मीन्स क्या है? मान लो कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पर से कोई लाइन गया L1, इस तरह का लाइन का फॉर्मेशन हुआ प्लॉट करने के बाद, और इसी तरह का लाइन एक बन गया L2। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को दोनों लाइन में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अब कहीं भी कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है मीन्स यहाँ पर x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वाले केस का नाम दिया गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स x और y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इसीलिए इसको बताया गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, और सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे?
तो यहाँ पर x और y का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इस सिस्टम का नाम है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। वहां पर कंसिस्टेंट था तो यहाँ पर हो गया इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो ग्राफिकली हो गया ना, कि ग्राफिकली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो केस 1 या तो केस 2 या तो केस 3 मिलेगा, तीनों केस में से एक ना एक केस आपको मिलेगा। तो बस हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन का केस है, कौन सा इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है, या मैनी सॉल्यूशन का केस है, और कौन सा नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, किसमें x का वैल्यू मिलेगा, किसमें y का वैल्यू मिलेगा, मींस x और y का वैल्यू किसमें मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, सिस्टम को क्या बोलते हैं, जहां पर x और y का वैल्यू मिला उस सिस्टम का नाम है कंसिस्टेंट सिस्टम, और जहां पर x और y का वैल्यू ना मिला उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन का फॉर्मेशन होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है या कोइंसाइड कर जाता है, और केस 1 L1 और L2 इंटरसेक्ट कर जाता है। लेकिन अगर हमको कोई इक्वेशन दे दिया जाए, मान लेते हैं इस टाइप का 5x + 4y = -2, इस तरह का हमको कोई इक्वेशन दे दिया गया, और दूसरा इक्वेशन भी दिया गया आपको 6x + 3y = 4, इस तरह का दो इक्वेशन दे दिया गया, और आपको सिर्फ पूछेगा, ठीक है, कि अगर हम ये दो इक्वेशन देते हैं तो आपको सिर्फ इतनी ही पूछेगा कि कैसा इसमें ये किस वाले का केस है, मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है कि मैनी सॉल्यूशन का केस है, मीन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन एक ही है, कि नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, ये तीनों केस में आपको पूछेगा ये कौन सा केस है। तो ऐसा तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब ना पता चलेगा, ग्राफिकल मेथड है, लेकिन इसका एक शॉर्ट टर्म दिया गया, एक कॉन्सेप्ट दिया गया, जिससे हम लोग इक्वेशन देख के हम लोग बता देंगे कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन का केस है और कौन सा मैनी सॉल्यूशन का केस है और कौन सा नो सॉल्यूशन का केस है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, क्या दिया गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा आ जाए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1 भी किसको बोल रहा है, x का कोफिशिएंट को A1 बोल रहा है। इस फॉर्म में अभी भी मैंने दिखाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये A1 था, ये B1 था और ये C1, ठीक है, इस टाइप का था, और ये A2 B2 और C2 कोफिशिएंट उसका। तो वही वाला बात बोला गया कि अगर आप A1 और A2 का रेशियो लेते और B1 और B2 का रेशियो लेते, अगर इक्वल ना आए तो आप समझ लेना कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। बिना ग्राफ बनाए आप जान लेना कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, इसमें लाइन इंटरसेक्ट करेगा और एक ही ऐसा वैल्यू मिलेगा x और y का जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। और सिस्टम भी हम लोग इसका जानते हैं, सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर x और y का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो उधर साइड है, राइट साइड में, तो उसको सबको लेफ्ट साइड मिल जाएंगे, तब हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, 4y और ये +2 होगा, इधर साइड आएगा +2 = 0, और ये वाला 6x + 3y - 4 = 0। ठीक है, तो अभी हम लोग कंपेयर कर ही देते हैं A1/A2 और B1/B2। तो A1/A2 क्या होगा 5/6 और B1/B2 क्या होगा 4/3। तो क्या है आपको इक्वल दिखता है, इक्वल दिख रहा है, नहीं, मीन्स नॉट इक्वल टू A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम लोग कह देंगे ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है और सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। दूसरा क्या बताया गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों कोफिशिएंट A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वेशन अगर इक्वल आ जाए तो समझ लेना ये मैनी सॉल्यूशन का केस है या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, और इसमें सिस्टम सेम इसी तरह कांसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर x और y के बहुत सारे ऐसे वैल्यू मिलेंगे जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन ये वाला जो इक्वेशन मैंने लिखा वो तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है। यहाँ पर देखिए कुछ वाले आपको इसी तरह के मिलेंगे इक्वेशन जो तीनों कोफिशिएंट इक्वल आएगा अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तीसरा जो लास्ट केस है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ रहा है और इक्वल नहीं आ रहा है C1/C2, तो ऐसे वाले टर्म में हम लोग समझ जाएंगे ये नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन का केस। यहाँ पर x और y का एक सिंगल वैल्यू भी नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, और ऐसा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है,
तो ये था चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये थे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं कि इस चैप्टर में आपको पूछेगा क्या, किस तरह से बनाएंगे, केसेस क्या आएंगे ग्राफिकल में। और बच गया जो एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। और जब मैं कवर कर लूँगा ये एल्जेब्रिक मेथड, देन मैं ग्राफिकल मेथड से भी कुछ क्वेश्चन को बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।